हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्रच वॉकिंग और गेट के बारे में सीखने वाले हैं, जहां से कई सारी एग्जाम में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। क्रच वॉकिंग एंड गेट। तो आज की क्लास का हमारा मोटिवेशन है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट होता नहीं है। ओके, तो सफलता हमें कड़ी मेहनत से हासिल होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है। हमारी मेहनत ही हमारे काम में आएगी। तो सोते हुए जब हम सपने देखते हैं तो वो पूरे करने के लिए हमें रातों को जागना ही पड़ेगा। हमारी मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। एक बार जब आपका गोल हासिल हो जाए तो आपको जो अच्छा लगेगा उसका श्रेय सिर्फ आपको मिलेगा फिर। ओके, इसीलिए मेहनत पूरी करनी है। ओके, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी आपका गोल है उसको पूरी शिद्दत से ट्राई करना है। स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द क्रचेस, देन क्रचेस को कैसे मेजर किया जाता है, टाइप्स ऑफ गेट, कौन से अलग अलग प्रकार के गेट्स है, देन स्विंग टू और स्विंग थ्रू गेट वाले गेट सीखेंगे, स्टेयर क्लाइंबिंग और डाउन स्टेयर के बारे में हम सीखेंगे। देन कुर्सी पे बैठ के उठने का मतलब सिटिंग और स्टैंडिंग टेक्निक विथ क्रचेस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रचेस जिसमें क्रच पॉलिसी हम देखेंगे। देन केन वॉकिंग के बारे में, वॉकर सेफ्टी और कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस। स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेशन क्या है क्रचेस की? ओके, crutches are the assistive devices. These are the assistive devices used to transfer the body weight. क्या करते हैं ये? जो मान लो पैर में कुछ दिक्कत है तो उस पैर का वजन, हमारी बॉडी का वजन कहां पे आता है? पैर में आता है। तो उस पैर में हम उस पैर का वजन कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं? टू द आर्म्स। ओके, कहां पे? टॉर्सो और आर्म पे हम इस पैर का वजन जो है वो ट्रांसफर करते हैं। सो क्रचेस इज नथिंग बट ए assistive device to transfer the weight of the body to the arms. क्या पर्पस है क्रच क्यों यूज करना है? ओके, तो क्रच यूज करना है टू असिस्टिंग इन द वॉकिंग व्हेन द लोअर एक्सट्रीमिटीज हैव सम इंजुरीज। दूसरा है टू इंप्रूव बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। मान लो अगर कोई पेशेंट कंटिन्यूअस, अगर क्रचेस का आविष्कार ही नहीं होता तो एक पेशेंट अगर जिसको एम्पुटेशन हुआ है वो पूरी जिंदगी बेड पर ही बना रहता। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये असिस्टिव डिवाइसेस है जो कि मोबिलिटी में पेशेंट की असिस्ट करते हैं। सबसे कॉमन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रच, इट इज एन एक्सिलरी क्रच। ओके, जो कि एक्सिला में रखते हैं और उसको पकड़ के पेशेंट चलता है। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रच इज एन एक्सिलरी क्रच। ओके, दूसरा है फोरआर्म वाला क्रच। ओके, जो कि ज्यादा कॉमन नहीं है बट इट इज also used. ओके, देन अब हम देखना है कि क्रच कौन से पेशेंट को कितनी साइज का मिलना चाहिए, बिकॉज यहीं से थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर पेशेंट को क्रच प्रॉपर नहीं हो तो यहां पे पेशेंट को एक्सिलरी नर्व की इंजुरी या गेट इंस्टेबिलिटी या पेशेंट फॉल हो सकता है। इसीलिए परफेक्ट साइज क्रच की हमें पता होनी चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके, सो नॉर्सेट का ये क्वेश्चन था। ओके, तो क्रच का जो गैप कैलकुलेशन का रूल है, सो द फिंगर रूल है। फिंगर रूल क्या बोलता है? द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिला एंड द टॉप ऑफ द क्रच। ओके, जो ये डिस्टेंस है यहां पे और ये एक्सिला का टॉप ऑफ द क्रच, इसमें 2 से 3 फिंगर की जगह होनी चाहिए। ओके, अप्रोक्स 2 to 3 फिंगर्स विड्थ उसमें जगह होनी चाहिए, जिसका इंच में अगर बोलेंगे तो 1.5 to 2 इंच। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। एक्सिला के और आर्मपीट के जो बीच में कितना होना चाहिए? 3 फिंगर या फिर 1.5 to 2 इंच। क्यों करना है ऐसे? बिकॉज इट प्रिवेंट द रेडियल नर्व इंजुरी। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अगर आर्मपीट ज्यादा शॉर्ट है तो यहां पे क्या हो जाएगा? रेडियल नर्व इंजरी हो जाएगी। एग्जाम पॉइंट, नेवर अलाउ एक्सिला टू बियर वेट। कभी भी एक्सिला पे वेट नहीं देना है, कभी भी हमें आर्म पे वेट देना है। ओके, सो वेट विल बी बोर्न बाय
आर्म्स एंड हैंड्स। सो देख लीजिए यहां पे 2 से 3 फिंगर का यहां पे स्पेस है, और दूसरी बात यहां पे देख लीजिए, और जो टो से लेकर उसका साइड वाला जो डिस्टेंस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टो से लेकर साइड वाला जो डिस्टेंस है क्रच का, वो होना चाहिए 5 से 8 इंच या मिनिमम 15 सेंटीमीटर। ओके, 5 से 8 इंच या मिनिमम 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन अब ग्रिप कैसे मेजर करते हैं, ग्रिप और एल्बो का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। मान लो ये पेशेंट है, ये इसका बेस है। ओके, तो क्रश का जो टिप है वो यहां से लेंथ लेकर पेशेंट की अंडर आर्म पीट तक लेते हैं। ओके, एंड उसका माइनस कर देते हैं 5 सेंटीमीटर या फिर 1.5 to 2 इंच, उसमें से माइनस कर देते हैं। क्लियर है सबको? तो ये परफेक्ट साइज होता है। ओके, ये है यहाँ पे पेशेंट की आर्म ग्रिप अगर आएगी तो इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल है ये 20 to 30 डिग्री होना जरूरी है। 20 to 30 डिग्री का एंगल बना के पेशेंट का इस हाथ का इस तरह से एंगल बना के फिर उसको नाप लिया जाता है, और जहां पे ये आएगा आर्म, वहीं पे हम आर्म ग्रिप लगाएंगे। क्लियर है? परफेक्ट साइज। पहले तो आर्म पीट का देखना है, पहले पेशेंट की पूरी हाइट, उसके बाद आर्म पीट तक हाइट लेनी है, उससे 5 सेंटीमीटर नीचे करना है। ओके, वो परफेक्ट आ जाएगा। देन आर्म का साइज 20 to 30 डिग्री आर्म को फ्लेक्स करना है, इस एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करना है, और फिर मेजरमेंट लेना है। जहां पे मेजरमेंट आएगा वहां पे हमारा क्या रहेगा, जो होल्ड करने वाला है, एल्बो को होल्ड करने वाला वो रहेगा हैंड ग्रिप। क्लियर है? ओके, सो elbow flexion, when the patient grip the hands bar, elbow should be flexed at 20 to 30 degree, and positioning for the measurement, place the crutch tip, okay, 6 inch side to the foot, ये 6 इंच साइड में रखना है। ओके, एंड प्लेस द क्रच टिप 6 इंच फ्रंट ऑफ द फुट। ओके, सो ये डिस्टेंस भी 6 इंच होना चाहिए। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। नॉर्सेट का एक क्वेश्चन है, व्हेन टीचिंग अ क्लाइंट हाउ टू मेजर फॉर एक्सिलरी क्रचेस, विच इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इंजुरी। एक्सिलरी क्रचेस कैसे नापने हैं, पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए बोलता है कि एल्बो शुड बी फुल्ली एक्सटेंडेड, एक्सटेंड नहीं करना है एल्बो को, कितना करना है 20 to 30 डिग्री फ्लेक्स करना है। द क्रच पैड शुड टच द आर्म पिट, ये कभी भी नहीं होगा, ये क्या होगा फिर रेडियल नर्व की इंजुरी हो जाएगी, रेडियल नर्व इंजुरी हो जाएगी, तो इसको नहीं करना है। 2 to 3 फिंगर विड्थ गैप मस्ट बी एग्जिस्ट बिटवीन एक्सिला एंड क्रच पैड, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्रचेस शुड बी प्लेस 2 फीट इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, 2 फीट अगर है तो इट इज टू फार, ये बहुत ज्यादा दूर है, 2 फीट नहीं रखने हैं हमें, रखना है 6 इंच या फिर 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर तक हमें यहां रखना है। ओके, डिस्टेंस। सो अब एक एक करके पोजीशन देखेंगे, क्रच की कौन सी पोजीशन है, क्योंकि यहां से इमेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है। ओके, तो पहले देखते हैं ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राई मतलब क्या, ट्राई मतलब 3, और 3 का ट्रायंगुलर बनेगा। ओके, इस तरह से पोजीशन बनेगी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइपॉड पोजीशन, विच इज अ बेसिक पोजीशन फॉर द क्रचेस। द बेसिक स्टांस बिफोर द स्टार्टिंग एनी गेट। ओके, सो ये रहेगा बेसिक स्टांस, जिसमें पेशेंट इस तरह से खड़ा रहेगा। ये है अफेक्टेड लेग, ओके, और ये है नॉर्मल लेग। ओके, अफेक्टेड लेग और नॉर्मल लेग। क्रचेस आर प्लेस्ड अबाउट 6 इंच या 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट, ये 15 सेंटीमीटर फ्रंट में रहेंगे, एंड 6 इंचेस टू द साइड ऑफ द फुट, ये डिस्टेंस जो रहेगा वो 6 इंच रहेगा, ये जो रहेगा ये हमारा 15 इंच रहेगा। क्लियर? सो दिस फॉर्म ए ट्रायंगल विच प्रोवाइड द वाइड बेस सपोर्ट। ओके, सो अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वाइड बेस सपोर्ट किस में मिल रहा है, तो हमारा ये ट्राइपॉड पोजीशन में देख लीजिए, ये है हमारा 6 इंच अपार्ट, यहां से 6 इंच अपार्ट, और 15 सेंटीमीटर, 15 हमारा क्या रहेगा 15 सेंटीमीटर आगे रहेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, तो ये डिस्टेंस हमें याद रखना है। अब ये पोजीशन कैसे चल कैसे रहे पेशेंट, देखिए पहले अफेक्टेड लेग डाउन है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों जो क्रचेस है उसको सामने 15 सेंटीमीटर तक लेके आएंगे। दूसरी बात,
पेशेंट क्या करेगा फिर, जो अनअफेक्टेड लेग है, जो अनअफेक्टेड लेग है उसको सामने की तरफ लेके आएगा। ओके, तो देख लीजिए यहां पे ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ट्राइपॉड गेट। क्या बोल रहे हैं इसको, ट्राइपॉड गेट बोल रहे हैं। ओके, सो इसमें पोस्चर जो है, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाएगा, पोस्चर कैसे होना चाहिए, तो पेशेंट का हेड जो है वो हमेशा अप होना चाहिए। माता जी को बोलो थोड़ा सा हेड ऊंचा रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर जो गर्दन में है वो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। बैक जो है पेशेंट की स्ट्रेट रहेगी, इन माता जी की बैक जो है वो स्ट्रेट है। एंड हिप आर एक्सटेंडेड, हिप एक्सटेंड है, देख लीजिए। सो ये करेक्ट पोजीशन रहती है, हेड अप, बैक स्ट्रेट, हिप एक्सटेंडेड, ये तीन चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट गेट। अब हमने 3 पॉइंट गेट में 3 ट्रायंगल देख लिया था, अब 4 पॉइंट गेट में क्या होगा, तो 4 पॉइंट गेट इट इज इंडिकेटेड व्हेन द वेट बियरिंग इज अलाउड ऑन द बोथ लेग, मतलब दोनों पैरों पर वजन दे सकते हैं, तभी हम ये 4 पॉइंट गेट यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब एक पेशेंट का एक सिंगल लेग एम्पुटेशन है तो कौन सा गेट आप एडवाइस करोगे, तो कौन सा गेट एडवाइस करेंगे सर, 4 पॉइंट गेट एडवाइस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 4 पॉइंट गेट में दोनों लेग पर वजन आना जरूरी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट गेट एडवाइस करते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम का। ओके, स्पीड क्या रहता है 4 पॉइंट गेट में, ये जो स्पीड है वो स्लो रहता है बट मोस्ट स्टेबल रहता है। वापस एक बार एग्जाम का क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल गेट कौन से इसमें रहता है, तो इट इज इन द 4 पॉइंट गेट। नेक्स्ट आता है पैटर्न, कैसे पेशेंट चलेगा, तो सबसे पहले देख लीजिए, मूव द राइट क्रच, ये जो राइट क्रच है पहले आगे ले लिया, कितना आगे ले लिया सर, 15 सेंटीमीटर आगे ले लिया। उसके बाद मूव द लेफ्ट फुट, ओके, पहले राइट क्रच लेफ्ट फुट, ओके, बिल्कुल इसकी लेवल पे लाना है राइट फुट, सॉरी लेफ्ट फुट। देन हम क्या करेंगे, मूव लेफ्ट क्रच, अब क्या करेंगे दूसरा क्रच, और देन राइट लेग। ओके, तो मतलब ये हमारा ऑपोजिट चलते रहेगा। ओके, सो विच, पहले राइट क्रच लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच राइट फुट। ओके, सो राइट क्रच मूव्स फॉरवर्ड, लेफ्ट क्रच लेफ्ट फुट मूव्स फॉरवर्ड। ओके, सो राइट लेफ्ट इस तरह से हमें फॉलो करना है। ओके, देयर आर ऑलवेज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट इन दिस कंडीशन। देख लीजिए, पहले ये क्रच सामने है, ओके, और ये दोनों कांटेक्ट में है। जब ये पेशेंट पैर सामने की तरफ लेगा तो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, सो ये ऑलवेज देयर इज एन ऑलवेज 3 पॉइंट कांटेक्ट प्रेजेंट। ओके, सो कौन से गेट में रहेगा सर, 4 पॉइंट गेट में रहेगा, एंड विच इज एन मोस्ट स्टेबल गेट। जो पेशेंट अपना वजन खुद से ज्यादा नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट हम ऐसे पेशेंट को क्या करेंगे, ये 4 पॉइंट गेट एडवाइस करेंगे। क्लियर है, सो ये हो गया 4 पॉइंट गेट। नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट में क्या आएगा, किसमें, जिस पेशेंट में पार्शियल वेट बियरिंग ऑन बोथ लेग, मतलब दोनों भी पैरों पर थोड़ा थोड़ा वजन दे सकते हैं, पूरा वजन नहीं देना है। ओके, सो प्रोग्रेशन फ्रॉम 4 पॉइंट गेट, इसमें क्या है, थोड़ा सा स्पीड जो है वो थोड़ा फास्ट रहता है, एंड इट विच मिमिक्स द नॉर्मल वॉकिंग। नॉर्मल वॉकिंग में हम क्या करते हैं, पहले एक पैर आगे ले लिया तो एक हाथ आगे जाता है, दूसरा पैर आगे लिया तो अपोजिट डायरेक्शन का दूसरा हाथ आगे जाता है। तो यही नॉर्मल वॉकिंग का जो फिनोमिना है यहाँ पे ये मिमिक करता है, वो उसी को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन बनेगा सर, मिमिकिंग इन द नॉर्मल वॉकिंग ऑफ द पेशेंट विच इज फाउंड इन द 2 पॉइंट गेट। ओके, 2 पॉइंट गेट वाले में ये मिमिक होता है। तो इसमें क्या है, अपोजिट क्रच एंड फुट मूव टुगेदर। ओके, देख लीजिए, ये दोनों क्रच यहाँ पे इस तरह से है, और पेशेंट क्या करेगा, पहले स्टेप 1 में अपोजिट क्रच, मतलब जो लेग जो है, राइट क्रच लेफ्ट फुट, ओके, टुवर्ड्स साइमल्टेनियसली, देन लेफ्ट क्रच राइट फुट मूव फॉरवर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब राइट हैंड और राइट क्रच साइमल्टेनियसली, लेफ्ट हैंड लेफ्ट क्रच साइमल्टेनियसली। तो ये क्या करेगा, हमारा नॉर्मल वॉकिंग का जो फिनोमिना है वो इस तरह से फॉलो करेगा। क्लियर है सबको, सो दिस इज अ 2 पॉइंट गेट। नेक्स्ट आता है 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में सेम जो हमने बताया था, ये ट्रायंगल बनेगा। ओके, नॉन वेट बियरिंग, जो पेशेंट को पैरों पर वजन नहीं देना है, नो वन लेग,
ऑन वन लेग, एक लेग पर वजन नहीं देना है, तो इसके लिए 3 पॉइंट गेट। फ्रैक्चर, एम्पुटेशन या स्प्रेन वाले पेशेंट में हम ये देते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, मस्ट बियर ऑल वेट ऑन द अनअफेक्टेड लिम्ब, मतलब पेशेंट एक ही पैर पर, जिस पैर पर चोट नहीं लगी है वही पैर पर पेशेंट वजन देगा। ओके, सो पैटर्न क्या रहेगा, मूव बोथ क्रचेस प्लस बेड। ओके, मतलब बोथ क्रचेस पहले सामने जाएगी और जो पैर अफेक्टेड है उसको सामने लेके जाएगा। ओके, तो अब वजन की कौन से पैर पर है सर, वजन कौन सी पैर पर है, हमारा जो अफेक्टेड लेग है उसके ऊपर वजन है, क्योंकि क्रचेस ने तो वजन ले लिया अनअफेक्टेड लेग का, अब हमारा वजन पूरा है अफेक्टेड लेग, अनअफेक्टेड लेग पर। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। ये देखिए यहां पे पेशेंट ने पहले क्रचेस क्या कर लिए, सब पहले क्रचेस सामने ले लिया, उसके बाद जो अफेक्टेड लेग है उसको आगे कर लिया है। ओके, क्लियर है। मूव द गुड अनअफेक्टेड लेग फॉरवर्ड नेक्स्ट टाइम। ओके, कंपैरिजन टेबल, यहां पे 4 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट जिसमें वेट बियरिंग दोनों लेग पर कर सकते हैं, दोनों लेग पर, दोनों पैरों पर थोड़ा थोड़ा वजन दे सकते हैं, दैट इज 4 पॉइंट गेट, जो कि स्लोवेस्ट है एंड मोस्ट स्टेबल गेट है। इसमें 2 पॉइंट गेट, दोनों पैरों पर वजन हम दे सकते हैं, दोनों पैरों पर वजन दे सकते हैं, जिसमें फास्ट चलेगा और नॉर्मल वॉकिंग के जैसे पेशेंट चल सकता है। 3 पॉइंट गेट में क्या है, ओनली वन लेग, एक लेग पर ही हम वजन दे सकते हैं, या दूसरा पैर प्रेजेंट ही नहीं है, एम्पुटेशन वाला है, स्प्रेन वाला है, ओके, या फ्रैक्चर वाला पेशेंट एक पैर को, तो उसमें हम यूज करेंगे 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट फ्रैक्चर या फिर एम्पुटेशन वाले पेशेंट में हम यूज करते हैं। क्लियर है सबको। नेक्स्ट आता है स्विंग टू गेट। स्विंग टू मतलब क्या, कि जहां पे हमारी ये जो पोजीशन है क्रचेस की, वहां तक लेके जाना, दैट इज स्विंग टू गेट। स्विंग टू इंडिकेट व्हेन द पेशेंट वीकनेस और पैरालिसिस इन द लेग्स, पैराप्लेजिया, दोनों भी लेग में पैराप्लेजिया है, एंड हु यूज हिप ब्रेसेस। ओके, तो जिन पेशेंट को पैरों की मूवमेंट नहीं करनी है, ओके, दोनों भी पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, पैराप्लेजिया है, ओके, तो ऐसे पेशेंट में हम ये स्विंग टू गेट यूज करते हैं। ये टू यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पैटर्न क्या रहेगा इसके मूवमेंट का, मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड। देख लीजिए पेशेंट पहले क्या करेगा, दोनों क्रचेस को फॉरवर्ड मूव करेगा। कितना मूव करना है सर, कितना मूव करना है, नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर। ओके, फॉरवर्ड मूव करेगा, देन लिफ्ट एंड स्विंग द बॉडी टू द सो द फुट लैंड टू नेक्स्ट टू द क्रचेस। ओके, नेक्स्ट टू द क्रचेस, नेक्स्ट टू, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टू, जब तक यहां ये जो फुट है, ओके, ये जो फुट है ये बिल्कुल क्रचेस की लेवल तक ही आएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, ये इसलिए है स्विंग टू, क्रचेस तक। ओके, क्लियर से, एंड दिस इज इजियर देन द स्विंग थ्रू, ये इजी है, नहीं तो पेशेंट और ज्यादा आगे अगर चला जाएगा तो यहां पे पेशेंट जो है गिरने की संभावना ज्यादा होती है। क्लियर है सबको। ओके, सो दिस इज ए स्विंग टू गेट। नेक्स्ट है स्विंग थ्रू गेट। स्विंग थ्रू मतलब क्या, कि उस क्रचेस से भी आगे चले जाना, फिर क्रचेस कहां रह जाएंगे, पीछे। सेम रहेगा स्विंग टू की तरह, बस पेशेंट जो यहां तक आ रहा था क्रचेस के, उसका जो लेग है वो सामने तक आ जाएगा। ओके, मतलब इन फ्रंट ऑफ द क्रचेस, तो पेशेंट यहां पे आ जाएगा स्विंग थ्रू, सामने आ जाएगा। इंडिकेट व्हेन द पैराप्लेजिया इज एडवांस, एंड ये फास्टेस्ट मोड ऑफ क्रच वॉकिंग है ये। ओके, सो ये भी क्वेश्चन बनेगा, फास्टेस्ट मोड ऑफ क्रच वॉकिंग इज द स्विंग थ्रू गेट। मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड, कैसे रहेगा, दोनों क्रचेस फॉरवर्ड की तरफ लेके आ गए, देन लिफ्ट एंड स्विंग बॉडी सो द फीट पास्ट या फिर बियॉन्ड द क्रचेस। ओके, सो ये क्रचेस के बियॉन्ड ये लेग चला गया। ओके, तो क्लियर है, दिस इज एन स्विंग थ्रू गेट। वन लाइनर क्वेश्चन, विच नर्व इज डैमेज बाय द क्रच पाल्सी। क्रच पाल्सी जब आर्मपीट जो है वो ज्यादा टाइट हो, उसका साइज बराबर नहीं हो, तो अगर उसमें 3 फिंगर का डिस्टेंस या 1.5 to 2 इंचेस तक उसमें डिस्टेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा सर, रेडियल नर्व की पाल्सी हो जाएगी, जिसमें हमारा क्रच पाल्सी जिसको हम कह सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल गेट, मोस्ट स्टेबल बोला है, तो हमने क्या बोला था, दोनों पैरों पर थोड़ा थोड़ा वजन देंगे,
दोनों क्रचेस पे वजन आएगा तो वो हो जाएगा 4 पॉइंट गेट। तो 4 पॉइंट गेट इज ए मोस्ट स्टेबल गेट। फास्टेस्ट कौन सा है? फास्टेस्ट तो स्विंग थ्रू इज अ फास्टेस्ट वे टू क्रच। विच गेट मिमिक द नॉर्मल वॉकिंग? तो नॉर्मल वॉकिंग में हमारा 2 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट जिसमें हम नॉर्मली मिमिक कर रहे हैं वॉकिंग को। अब आता है जो पेशेंट क्रच यूज कर रहा है उसको क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, जो अच्छे लोग हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो बुरे लोग हैं वो नरक में जाते हैं। तो ये याद अगर रखेंगे तो अच्छे लोग अप मतलब अच्छा पैर ऊपर, और जो अफेक्टेड लेग है, जो बुरा पैर है या अफेक्टेड लेग है वो डाउन में रहेगा। ओके, सो हमेशा अच्छा पैर सबसे पहले ऊपर जाएगा जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो। ओके, सो गोल्डन रूल, गोइंग अप, गुड लेग गोज अप फर्स्ट एंड बैड लेग गोज डाउन फर्स्ट। ओके, जब भी सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तो अच्छा पैर पहले ऊपर जाएगा, जब सीढ़ियां डाउन करेंगे तब जो अफेक्टेड लेग है या खराब पैर है वो पहले डाउन आएगा। क्लियर सबको? ओके, क्लियर है? तो ये ही चीज फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सीढ़ी चढ़ते समय अच्छा लेग पहले जाएगा, सीढ़ी उतरते समय खराब लेग पहले आएगा। ओके, सो क्लाइंबिंग अप द स्टेयर। ओके, सो देखिए स्टैंड अप कर दिया स्ट्रेट यूजिंग बोथ क्रचेस फॉर द बॉडी वेट सपोर्ट। तो इस तरह से पहली स्टेयर पे इस तरह से खड़े हो गए। देन अब हम अप कर रहे हैं, अप कर रहे हैं मतलब कौन सा लेग आएगा सर? हमारा नॉर्मल अच्छा वाला पैर जो है वो पहले ऊपर आ गया। ओके, सो दिस इज ए नॉर्मल लेग जो कि पहले ऊपर आ गया। ओके, सो देन हमारे दोनों भी क्रचेस जो है वो ऊपर आ जाएंगे। ओके, शिफ्ट वेट ऑफ द गुड लेग, देन ब्रिंग द क्रचेस एंड अफेक्टेड बैड लेग अप टू द स्टेयर। ओके, सो दोनों क्रचेस और जो खराब पैर है उसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे। सो दिस इज एन क्लाइंबिंग अप। अब डाउन की तरफ कैसे आएंगे? कमिंग डाउन, जिसमें स्टैंड एट द टॉप एज ऑफ द स्टेयर। ओके, बिल्कुल टॉप एज ऑफ द स्टेयर पर खड़े रहना है इस तरह से। ओके, स्टेप प्लस प्लेस द क्रचेस एंड अफेक्टेड बैड लेग डाउन ऑन द स्टेप फर्स्ट। ओके, सो ये स्टेप फर्स्ट है हमारी। तो इसमें हम क्या करना है? अफेक्टेड प्लेस द क्रचेस एंड अफेक्टेड बैड लेग। ओके, सो ये देखिए क्रचेस, ये दोनों साइड के क्रचेस आ जाएंगे और बैड लेग जो है वो पहली स्टेयर पे आ जाएगा। देन क्या करना है? ब्रिंग द अनअफेक्टेड गुड लेग डाउन। ओके, सो ये दूसरा अनअफेक्टेड लेग है, फिर हम क्या करेंगे? नीचे लेके आएंगे। ओके, क्लियर है सबको? सो ये हो गया हमारा स्टेयर डाउन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ए क्लाइंट विथ लेफ्ट लेग फ्रैक्चर इज लर्निंग टू गो डाउन स्टेयर यूजिंग द क्रचेस, विच टेक्निक इज करेक्ट? एक पेशेंट है जो कि क्रच वॉकिंग का टेक्निक सीख रहा है, उसको क्लाइंब डाउन करना है। तो डाउन में हमने क्या बोला था? अफेक्टेड लेग पहले नीचे आएगा विद द हेल्प विथ क्रचेस। ओके, तो अफेक्टेड लेग यहां पे देख लीजिए, प्लेस द राइट लेग और अच्छा पैर डाउन फर्स्ट। ओके, तो ये किस में होता है? ये होता है सर क्लाइंब अप में। जब हमें क्लाइंब अप करना है तो अच्छा लेग डाउन फर्स्ट, सॉरी क्लाइंब अप करना है तो अच्छा लेग फर्स्ट। देन प्लेस द लेफ्ट लेग और बैड लेग एंड क्रचेस डाउन फर्स्ट। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्लेस बोथ लेग डाउन साइमल्टेनियसली, ये नहीं होगा। मूव क्रचेस डाउन आफ्टर मूविंग लेग्स, ये भी नहीं है। सिटिंग डाउन इन अ चेयर, कुर्सी पे कैसे बैठेगा? ओके, सो बैक अप द चेयर अंटिल द लेग्स टचेस द फ्रंट ऑफ द सीट। ओके, तो यहां तक आपको आना है जब तक आपके पैर जो है वो फ्रंट ऑफ द सीट तक नहीं आते हैं। मूव द बोथ क्रचेस टू द हैंड ऑन द अफेक्टेड साइड। ओके, ओके, तो ये जो अफेक्टेड साइड है उस हाथ में हमने दोनों क्रचेस को पकड़ लेना है। देन होल्ड आर्म रेस्ट ऑफ द चेयर विद द अदर हैंड। जो अच्छा हाथ है हमारा, अच्छी साइड है, उससे ये जो चेयर का बेस है उसको पकड़ना है। देन लोअर द बॉडी स्लोली इनटू द चेयर, और इस तरह से हम चेयर पर बैठ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सिटिंग डाउन इन द चेयर।
नेक्स्ट है स्टैंडिंग अप द चेयर, कुर्सी से कैसे उठेंगे। तो इसमें है होल्ड बोथ क्रचेस इन द हैंड ऑफ द अफेक्टेड, बैड साइड में दोनों, ये जो अफेक्टेड साइड है ये अफेक्टेड लेग है, तो इसमें हमने उस हाथ में दोनों भी क्रचेस पकड़ लिए। पुश अप यूजिंग द आर्म रेस्ट, अब ये जो अच्छा हाथ है या अच्छी साइड है हमारी, इससे हम ये पुशअप कर रहे हैं, हाथ पर वजन दे रहे हैं और खड़े रह रहे हैं, तो ये दोनों हाथों पे वजन आ जाएगा। वंस स्टैंडिंग ट्रांसफर वन क्रचेस टू द अनदर हैंड, ओके, जैसे ही खड़े हो जाएंगे तो ये क्रच जो है वो इस हाथ में आ जाएगा। क्लियर है? ओके, सो दिस इज स्टैंडिंग अप विद द चेयर। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन क्रच पाल्सी, जिसमें रेडियल नर्व की इंजरी होती है, ये जरूर याद रख लेना। कॉजेस क्या हो सकते हैं? इम्प्रॉपर मेजरमेंट, ओके, और या फिर क्रचेस यूजिंग टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, तो ये नहीं करना है। पैथोलॉजी कंप्रेशन ऑफ द रेडियल नर्व इन द एक्सिला, पेशेंट को क्या सिम्टम्स मिलेंगे? नमनेस, टिंगलिंग, रिस्ट ड्रॉप हो सकता है, ओके, वीकनेस इन द फोरआर्म और हैंड, तो इसीलिए हमारी जो आर्म है क्रचेस वॉकिंग के दौरान ये जो है वो 30 डिग्री 20 to 30 डिग्री फ्लेक्स्ड होनी चाहिए। सो प्रिवेंशन, मेंटेन 2 to 3 फिंगर गैप in between the axilla and the armpit, teach the patient to bear weight on the hand, not on the grip, not on the arm, axilla, sorry, not on axilla, एक्सिला पे वेट नहीं देना है, ओके, एक्सिला पे वेट हमें नहीं देना। जनरल सेफ्टी मेजर्स क्या है क्रचेस यूज करते दौरान? चेक क्रच टिप, ओके, जो रबर स्टॉपर होते हैं, रबर सक्शन कप होते हैं, वो प्रॉपरली है या नहीं, ओके, अवॉइड वेट फ्लोर एंड थ्रो रग्स, कीप जो टिप जो है वो हमेशा ड्राई रखने हैं, लुक स्ट्रेट अहेड नॉट एट द फीट, आपको सामने देखना है, ओके, देन डू नॉट कैरी आइटम इन द हैंड, क्रचेस यूज करते समय हाथों में थैलिया वगैरह नहीं है, जो भी है सामान वो हमारी हम बैकपैक पे रख सकते हैं। अब हमने अभी तक देख लिया क्रचेस के बारे में, ओके, क्रचेस कौन से गेट यूज करते हैं, कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। अब जो कि मोस्ट कॉमन, अगर हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो आई थिंक ये हमारे साथ एक ना एक दिन तो जरूर आना है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज केन, ओके, सो केन इज अ साइड कौन सी होनी चाहिए, केन कौन सी हाथ में साइड में रखना चाहिए? अनअफेक्टेड स्ट्रॉन्ग साइड में केन होना चाहिए, ओके, केन मतलब एक लकड़ी की काठी, ओके, जो कि स्ट्रॉन्ग साइड में होनी चाहिए। व्हाई? क्योंकि इट प्रोवाइड वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट एंड शिफ्ट वेट अवे फ्रॉम द वीक साइड, तो ये इस तरह से पेशेंट चलते हैं। क्लियर है? जो अफेक्टेड साइड है उस साइड में हमें वेट नहीं देना है, अनअफेक्टेड साइड में वेट देना है, तो इस तरह से पेशेंट चलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज केन वॉकिंग। ओके, मेजरमेंट, हैंडल एट, जो हैंडल है एट द लेवल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये पेशेंट का ग्रेटर ट्रोकेंटर रहेगा यहाँ पे, ओके, तो उसका जो हैंडल है ये यहां तक आना चाहिए। ओके, न्यूमोनिक्स याद रखना है, कोल क्या है? सो केन अपोजिट अफेक्टेड लेग, जो केन है वो अपोजिट रहेगा अफेक्टेड लेग के। क्लियर है सबको? और इस तरह से चलेंगे, सबसे पहले ये टिप तक आ गया, जो अफेक्टेड लेग है वो पहले आगे आ गया, देन अनअफेक्टेड लेग आगे आ गया, देन सेम वापस इस तरह से। वॉकिंग विथ केन कैसे चलना है? सो मूव केन फॉरवर्ड 6 to 10 इंच, इससे ज्यादा नहीं, ये क्वेश्चन आएगा, ओके, 6 to 10 इंच सामने करना है। देन मूव अफेक्टेड और वीक लेग फॉरवर्ड टू द लेवल ऑफ केन and move unaffected strong leg forward past to the cane, okay, so cane weak strong. On which side should a patient with left side hemiparesis hold the cane? अगर लेफ्ट साइड हेमीपेरियासिस है तो कौन सी साइड में पकड़ेंगे सर? हमारा क्या है, कोन याद रखना है, ओके, केन अपोजिट ऑफ लेग, ओके, अफेक्टेड लेग, ओके, सो केन अपोजिट अफेक्टेड लेग, तो कौन सी लेफ्ट साइड में है तो हमें राइट साइड में पकड़ना पड़ेगा। वॉकर, अभी हम वॉकर के बारे में, तो वॉकर बेसिकली बहुत
मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो पेशेंट ज्यादा वेट बियरिंग कर ही नहीं पाता उसके लिए हम वॉकर का यूज करते हैं, जिसमें एल्बो जो है वो फ्लेक्स्ड होने चाहिए 15 to 30 डिग्री। देख लीजिए 15 to 30 डिग्री यहां पे एल्बो फ्लेक्स्ड है। पैटर्न क्या रहेगा, WWAL रहेगा, वॉकर विथ अफेक्टेड लेग। ओके, वॉक विथ अफेक्टेड लेग। जो अफेक्टेड लेग है, पहले तो ये लेगर वॉकर सामने रखेंगे, जो अफेक्टेड लेग है वो आगे आएगा, फिर अनअफेक्टेड लेग आगे आएगा, वापस ये उठा के वापस आगे चला जाएगा, अनअफेक्टेड लेग सामने, अफेक्टेड लेग सामने, वापस ये इस तरह से चलते रहेंगे। बट इसमें एक लिमिटेशन है, ये बहुत स्लो वॉक कर पाता है। इसका जो इससे जो डिस्टेंस है वो हम बहुत कम नापते हैं। ओके, सो स्टेप 1 ये जो स्टेप्स हो गई है। हैंड पोजीशन व्हेन गेटिंग अप फ्रॉम द चेयर विथ क्रचेस। ओके, क्रचेस से उठते समय हमारे हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो बोथ क्रचेस अफेक्टेड साइड वाले हैंड में लेनी है, और जो अनअफेक्टेड साइड वाला हाथ है वो चेयर की आर्म रेस्ट पर से हमें वजन देके उठना है। ओके, सो दैट इज बोथ क्रचेस इन हैंड ऑन द अफेक्टेड साइड, और अनअफेक्टेड हाथ जो है वो हमारी चेयर का आर्म जो है उसके ऊपर वजन देगा और फिर उठना है। क्लियर। प्राइमरी मसल यूज इन क्रच वॉकिंग, कौन सी मसल यूज होती है सर, ट्राइसेप यूज होती है। ये जो हमारी ट्राइसेप है वह यूज होती है। लेग सीक्वेंस फॉर स्टेयर अप, जब ऊपर चढ़ना है तो अच्छे लोग स्वर्ग में, बुरे लोग पाताल में, तो इसलिए अच्छा जब सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है तो अफेक्टेड लेग जो है, अफेक्टेड लेग बाद में आएगा। ओके, सो गुड लेग फर्स्ट। जब सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है तो अच्छा पैर पहले आएगा, जब सीढ़ियां उतरनी है तो अच्छा पैर बाद में आएगा। ओके, अब प्लेटफॉर्म क्रचेस, अब क्या हो गया, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया कि पेशेंट का जो हाथ है वो ज्यादा दर्द करने लगते थे, तो अब क्या आ गया, ये प्लेटफॉर्म, ये हाथ को सपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म आ गया। इससे क्या है, और स्टेबिलिटी बढ़ गई पेशेंट की, और पेशेंट का मूवमेंट भी अच्छा हुआ है। सो इट इज इंडिकेटेड द पेशेंट हु कैन नॉट बियर वेट ऑन देयर व्रिस्ट और हैंड। ओके, सो जिसमें सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस या व्रिस्ट के फ्रैक्चर है, ऐसे पेशेंट में हम ये दे सकते हैं। मैकेनिज्म, फोर आर्म आर स्ट्रैप्ड इनटू द ट्रफ और प्लेटफॉर्म। सो इस देख लीजिए, ये फोर आर्म इस तरह से सपोर्ट किया हुआ है। ओके, सो इसका डिसएडवांटेजेस है, इसमें लॉस ऑफ ट्राइसेप यूज फॉर लिफ्टिंग बॉडी वेट। ओके, फोर आर्म और लॉबस्ट्रैंड क्रचेस, ये लॉबस्ट्रैंड क्रचेस है। ओके, जिसमें इस तरह से हाथों को फिक्स किया जाता है। ESIC में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच एक्सरसाइज इज बेस्ट टू स्ट्रेंथन अपर बॉडी फॉर क्रच वॉकिंग। ओके, तो अपर बॉडी क्रच वॉकिंग के लिए कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है। ओके, सो क्या रहेगा वो, बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप डिस्क और एक्सटेंशन, क्वाड्रिसेप सेटिंग और एब्डोमिनल क्रचेस। तो क्या रहेगा, हमारी कौन सी मसल यूज करते हैं हम, ये वाली ट्राइसेप मसल यूज करते हैं। सो ट्राइसेप डिप्स और एक्सटेंशन जरूरी है। मस्ट रिमेंबर रूल है, मेजरमेंट 3 फिंगर विड्थ होनी चाहिए आर्मपिट और एक्जिला के बीच में। 10 स्टेयर्स अप जो है विथ गुड हैंड, डाउन विथ बैड लेग। एल्बो फ्लेक्शन होना चाहिए 20 to 30 डिग्री, और केन साइड जो है वो अच्छी साइड में केन होना चाहिए। असेसमेंट बिफोर टीचिंग, पेशेंट को सिखाने से पहले या पेशेंट का क्रेन या क्रच वॉक बनाने से पहले हमें देखना है कि पेशेंट का मसल स्ट्रेंथ प्रॉपर है या नहीं। मसल स्ट्रेंथ है, स्पेशली ट्राइसेप, शोल्डर एंड अनअफेक्टेड लेग। देन बैलेंस, पेशेंट बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। अगर पेशेंट को वर्टिगो की दिक्कत है देन हमें ये नहीं देना है। मेंटल स्टेटस, पेशेंट मेंटली स्टेबल है या नहीं। अगर पेशेंट मेंटली स्टेबल नहीं है तो हम वॉकिंग नहीं करवा सकते। एनवायरमेंट, पेशेंट का जो एनवायरमेंट है, सराउंडिंग एनवायरमेंट, कि पेशेंट खेत में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि खेत में जाएगा तो वो गिरने की संभावना और ज्यादा है। हमें स्टेबल स्ट्रेट बेस चाहिए। उसका जो रबर स्टॉपर्स होते हैं वो रबर स्टॉपर ड्राई होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए।
ओके, और कोई भी डिस्ट्रैक्टेड एरिया ना हो, या ऊपर नीचे एरिया ना हो, या फिर ऐसा एरिया जिसमें वो क्रच अंदर धस सकता है, वो चीज ना हो। कॉमन पेशेंट मिस्टेक, पेशेंट क्या करते हैं, कॉमनली लीनिंग एक्सिला ऑन द क्रच पैड, जिससे पाल्सी होने के चांसेस है। लुकिंग एट देयर फीट, ये भी बहुत कॉमन है। ओके, देन टेकिंग स्टेप आर दैट आर टू बिग, ओके, बड़ी बड़ी स्टेप लेने का प्रयास करते हैं। कितनी बड़ी लेनी है हमें, ओनली 15 सेंटीमीटर या 6 इंच तक, ओके, इतनी ही लॉन्ग स्टेप लेनी है। वियरिंग स्लीपर और लूज शूज, तो ये नहीं करना है। गेट यूज फॉर एम्पुटेशन, एम्पुटेशन वाले पेशेंट के लिए ट्राई 3 पॉइंट वाला गेट। ओके, डिस्टेंस फॉर क्रच टिप टू द साइड ऑफ द फुट कितना होना चाहिए, 6 इंच या 15 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द टुडेज बेसिक क्लास। बहुत आसान था क्रचेस के बारे में, लेकिन क्वेश्चन जरूर ऐसे ही पूछते हैं। इसीलिए मोटिवेशन ये है कि जिन लोगों के ये डिफिकल्ट रोड है, जो दिव्यांग है, ओके, और अपने डेली जिंदगी में क्रचेस, वॉकर या केन यूज करते हैं, उनके रोड डिफिकल्ट है, लेकिन उनका डेस्टिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसीलिए कोई भी हिम्मत मत हारिए। हमारा भी जो रोड है वो बहुत डिफिकल्ट है, रोज पढ़ना पड़ेगा सर, रोज सुबह उठना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमने बोला है कि ये जो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये रोज का एक स्टेप जब आप सामने लेते हो तो दूसरा स्टेप अपने आप आगे आ जाएगा। ओके, तो लेकिन आपको पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। सभी से निवेदन रहेगा, क्लास को सीरियसली देखो, क्लास में कोई भी मजाक नहीं है। ओके, बिल्कुल सीरियसली क्लास को 1 घंटा देखना है, काम खत्म। उसकी नोट्स बनाओ, उसके टेस्ट सॉल्व करो, वापस देखने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई भी एग्जाम आने दो सर, हम एग्जाम पे फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं तो सिर्फ टॉपिक पे। ओके, अगर टॉपिक क्लियर है हमारा तो एग्जाम कोई भी हो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।